तुमने कभी रात की आखिरी ट्रेन पकड़ी है? वो जो रात के 2, ढाई, 3 बजे के आसपास किसी छोटे से स्टेशन से छूटती है। प्लेटफॉर्म सुनसान, दूर दूर तक कोई नहीं। हवा में सीली सी गंध। ट्रैक के पास लगे लैंप आधे पीले आधे बुझ चुके, और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि तुम इतने अजीब टाइम पर यहां कर क्या रहे हो। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है। एक ऐसी ही रात, एक ऐसे ही स्टेशन से, जहां से मैंने आखिरी ट्रेन पकड़ी थी। लोग उसे लास्ट पैसेंजर वाली ट्रेन कहते हैं, पर इसकी असल कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर मैं आज जिंदा बैठकर तुमसे ये सब बोल पा रहा हूं तो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि शायद वो अभी भी पूरी तरह से मुझे छोड़कर गई नहीं है। भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद तुम कभी भी रात की आखिरी ट्रेन अकेले और खासकर खाली डिब्बे में बैठने से पहले 2 बार सोचोगे। देखो, मैं कोई बहुत खास आदमी नहीं हूं, ना कोई बड़ा अफसर, ना कोई फेमस आदमी, ना ही कोई तांत्रिक या साधु महात्मा। सीधा साधा बिल्कुल नॉर्मल बंदा, अमित। उम्र उस टाइम करीब 29 साल। एक प्राइवेट कंपनी में काम, और दिल्ली लखनऊ के बीच अक्सर चक्कर लगते रहते थे ऑफिस के काम से। दिल्ली में मैं अकेला रहता हूं, पर मेरा शहर असल में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के पास है। तुम्हें नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना समझ लो कि वहां से आगे घना जंगल है, पुराने सूखे कुएं हैं, और उन किस्म की कहानियां हैं जिन्हें लोग रात के बाद मजाक मजाक में भी नहीं छेड़ते। मेरी फैमिली वहीं रहती है, माँ, पापा और मेरी छोटी बहन पूजा। पूजा, वो मेरी जान थी यार। मुझसे 7 साल छोटी, पर कई बार मुझे ही डांट देती थी, जैसे मैं छोटा भाई हूं। जब मैं दिल्ली जॉब के लिए आया था ना, तो पहली रात मैं सच में रोया था। किराए का छोटा सा कमरा, बाहर से ट्रैफिक की आवाज, अजनबी शहर की बदबू और भागम भाग, और मोबाइल की स्क्रीन पर पूजा का मैसेज, भैया टाइम पर खाना खाना, देर रात तक मत जागना प्लीज। मैंने उस टाइम उससे मजाक में कहा था, अरे पगली, मैं छोटा बच्चा हूं क्या? उसने रिप्लाई किया, तुम हो ही बच्चा, बस दाढ़ी निकाल ली है। ऐसे ही नॉर्मल मजाक मस्ती हंसी मजाक वाली जिंदगी चल रही थी। शाम को ऑफिस से थक कर आता तो माँ का कॉल आता, बेटा खाना खा लिया? और मैं झल्ला कर बोल देता, हाँ माँ, ऑफिस में ही खा लिया, रोज रोज मत पूछो ना। लेकिन अंदर से अच्छा भी लगता था कि कोई तो है जो रोज पूछता है कि तू ठीक है या नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेस था, नौकरी पक्की नहीं थी, बॉस गालियां देता था, घर वालों को ज्यादा पैसे नहीं भेज पाता था, बस वही मिडिल क्लास वाली टेंशन्स। पर इन सब के बीच भी मेरी दुनिया का सेंटर 2 ही चीजें थी, मेरे माँ बाप और मेरी बहन पूजा। और शायद इसीलिए जब ये सब हुआ, जब मेरी जिंदगी उलट पुलट हुई, तो बात सिर्फ मेरे डर की नहीं थी। बात इस बात की थी कि मैं उन्हें खोने के डर से कितना नीचे तक गिर सकता हूं, कितनी दूर तक जा सकता हूं, किस हद तक अंधेरे से सौदा कर सकता हूं। भाई, हर किसी की जिंदगी में ना एक ऐसा दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि ये बस एक और नॉर्मल दिन है, जैसे बाकी दिन होते हैं, पर शाम तक, रात तक, या शायद अगली सुबह तक तुम्हें एहसास हो जाता है कि ये दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। मेरे लिए वो दिन था सोमवार, बारिश वाला दिन, जुलाई का महीना। मैं ऑफिस में था और बाहर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान की भी खुद की कोई लड़ाई चल रही हो। लगभग शाम के 5:30 बजे होंगे। मैं अपनी डेस्क पर था। अचानक मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पापा का नाम था। अब पापा आमतौर पर इस टाइम कॉल नहीं करते थे, वो जानते थे कि मैं ऑफिस में रहता हूं। मेरे दिल में हल्का सा अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कॉल रिसीव किया। हाँ पापा। गला सूख गया। मैं कुर्सी से उठकर कॉरिडोर में चला गया। क्या हुआ पापा? माँ ठीक है? पूजा ठीक है? उधर से बस इतना सुनाई दिया, पूजा को हादसा हो गया बेटा। उसके आगे कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था, बस शब्दों के टुकड़े, अस्पताल, खून, एक्सीडेंट, जल्दी आ। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। तुम समझ रहे हो ना वो फीलिंग जब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आंखों के सामने सब धुंधला सा हो जाता है, दिल तेज भी धड़कता है और ऐसा लगता है जैसे रुक भी गया है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, सारे काम वहीं छोड़कर बॉस के कमरे में घुस गया। सर, मुझे जाना पड़ेगा, घर में अर्जेंट है। उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, शायद मेरे चेहरे से ही समझ गए थे कि बात बहुत सीरियस है। मैं ऑफिस से भागा, नीचे सड़क पर आया,
बारिश तेज हो चुकी थी, टैक्सी मिल नहीं रही थी। मेट्रो स्टेशन तक भागते भागते हालत खराब हो गई। बाद में सोचा कि उस टाइम किसी ने मेरा चेहरा देखा होता तो समझ जाता कि ये आदमी सिर्फ दौड़ नहीं रहा, ये अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा है। दिल्ली से हमारे कस्बे तक सीधी ट्रेन नहीं थी। पहले मुझे लखनऊ जाना था और फिर वहां से आगे। उस दिन भी बस एक ही ऑप्शन था, रात की ट्रेन, और वो भी आखिरी वाली रात की ट्रेन। किसी तरह मैंने रिजर्वेशन की झंझट से बचने के लिए जनरल टिकट ले लिया, पर मन में ये उम्मीद थी कि टीटीई को समझाकर किसी तरह सीट मिल जाएगी। तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में हो और तुम टिकट कटिंग, रिजर्वेशन, सीट नंबर से ऊपर उठकर बस ये सोच रहे हो कि किसी तरह वहां पहुंच जाऊं बस। दिल्ली से निकलते समय बारिश कुछ कम हो गई थी, पर हवा में जो नमी थी वो अजीब सी थी। टैक्सी में बैठकर मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। खिड़की के बाहर लाइटें धुंधली धुंधली दिख रही थीं और अंदर से मेरा दिमाग हजारों ख्यालों से फट रहा था। क्या पूजा होश में होगी? कहीं देर तो नहीं हो जाएगी? अगर मैंने पहले ही उसे फोन उठा लिया होता, अगर उस दिन उससे झगड़ा नहीं किया होता। हाँ, झगड़ा। 2 दिन पहले ही मेरी पूजा से बात हुई थी और हम दोनों में छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसने कहा था, भैया घर आ जाओ ना इस हफ्ते, मां तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। मैंने चिढ़कर बोल दिया था, यार तुम लोग समझते क्यों नहीं, जॉब है, छुट्टी ऐसे थोड़ी मिलती है, रोज रोज का रोना मत रो। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्की सी नाराजगी से बोली, ठीक है मत आओ, फिर मत कहना कि मैंने बुलाया नहीं था। और मैंने फोन काट दिया था। कसम से अगर मैं उस दिन जानता कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है तो शायद मैं उसी दिन रात की ट्रेन पकड़कर घर पहुंच जाता। पर इंसान ना हमेशा बाद में समझदार बनता है, पहले तो बस गलती करता रहता है। टैक्सी से उतरकर जब मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। घड़ी में करीब 11:30 बज रहे थे, पर हवा में वो अजीब सी चुप्पी थी जो सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसपास आधी रात को महसूस होती है। बाहर चाय वाला अब भी स्टोव पर केतली रखे हुए था, पर उसके आसपास बस 2-3 लोग खड़े थे। कहीं कहीं प्लेटफॉर्म के कोनों में कंबल ओढ़े हुए लोग सो रहे थे, मजदूर, कुली या वो लोग जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। मैं भागता भागता अंदर घुसा, डिस्प्ले बोर्ड पर नजर दौड़ाई। मेरी ट्रेन का नंबर चमक रहा था। डिपार्चर टाइम रात के 12:40, यानी करीब 1 घंटा था मेरे पास। मैं प्लेटफॉर्म नंबर ढूंढते ढूंढते जब अपनी ट्रेन वाली पटरी तक पहुंचा तो देखा कि वहां भीड़ बहुत कम थी। अक्सर रात की ट्रेन में भी थोड़ी बहुत रौनक रहती है, सामान उठाते लोग, चिल्लाते बच्चे, चाय कॉफी। अजीब सी गंध थी, नमी, गीली मिट्टी, पुराने लोहे और जैसे थोड़ा सा धुएं जैसा। पर वहां तो कोई ट्रेन खड़ी नहीं थी अभी। मैंने अपने बैग की स्ट्रैप कस के पकड़ी और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। पापा के मैसेज, रिश्तेदारों के कॉल सब आने शुरू हो चुके थे। हर कॉल में वही बात, जल्दी आजा बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं रात क्रिटिकल है। भाई वो क्रिटिकल शब्द ना दिल को ऐसे पकड़ लेता है कि सांस अंदर बाहर करना तक मुश्किल लगने लगता है। मैंने टिकट जेब से निकालकर फिर वापस रख दी। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर ये ट्रेन लेट हुई, अगर बीच में कहीं फंस गई, अगर मैं पूजा से मिलने से पहले। आगे सोच भी नहीं पा रहा था। आंखों में पानी आने लगा, पर मैं भीड़ में रोना नहीं चाहता था। एक आदमी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। मैं उठकर प्लेटफॉर्म के थोड़े साइड में चला गया, जहां कम लोग थे। वहीं खड़े खड़े मैंने प्लेटफॉर्म के सिरे की तरफ देखा, जहां आगे चलकर ट्रैक अंधेरे में खो जाता था। जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग अजीब अजीब चीजें नोटिस करने लगता है, जैसे किसी लाइट का बार बार बुझना जलना, किसी पोल पर टंगी फटी सी चादर का हवा में हिलना, या किसी साइन बोर्ड की धुंधली परछाई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उस तरफ दूर कोई खड़ा है, काले से साए जैसा, जो लाइट के ठीक किनारे पर ठहरा हुआ हो। मैंने आंखें मिचमिचा कर देखा, पर फिर लगा शायद ये मेरी ही थकान है। तभी पीए सिस्टम पर आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, और मेरी ट्रेन का नाम, नंबर और टाइम अनाउंस हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली, खुद से कहा, बस अमित, थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और, पूजा के पास पहुंच जाएगा तू। पर यही वो रात थी भाई, जिस रात मैं सिर्फ पूजा के पास नहीं जा रहा था, मैं एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहा था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। ये सब जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं तब नहीं समझ आया था। तब तो बस इतना लगा कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूं, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं कि कहीं देर ना हो जाए। पर बाद में जब सब हो चुका था, जब मैं महीनों बाद उसी रात को याद करके जोड़ जोड़ कर देख रहा था, तब समझ आया कि पहला कदम वहीं प्लेटफॉर्म पर ही पड़ चुका था।
उस रात सिर्फ मैं नहीं था जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कोई और भी था जो मेरा इंतजार कर रहा था। अब तू सोच रहा होगा, भाई ये सब तो अभी तक नॉर्मल लग रहा है, हॉरर कहाँ है? यही तो सबसे डरावनी बात है यार। हॉरर हमेशा अचानक शुरू नहीं होता, वो धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे घुसता है कि तुम्हें पहले पहले कुछ भी अजीब नहीं लगता। मैं जिंदगी भर भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचनी वगैरह को लेकर नहीं बहुत डरा हुआ आदमी था, नहीं बहुत बहादुर। यानी मैं वो लोग नहीं था जो हर सरसराहट पर चिल्ला उठे अरे भूत, और नहीं वो जो बोले सब बकवास है, कुछ नहीं होता। बचपन से गांव में तरह तरह की कहानियां सुनी थी। रेलवे लाइन के पास वाली चुड़ैल, पुराने कुएं में डूबकर मरने वाले आदमी की आत्मा, तलाके वाले तांत्रिक जो जंगल में साधना करते हैं, और रात को औरतों की हंसी सुनाई देती है। पर मैंने इन्हें बस कहानियां मानकर ही रखा था। रात को अगर कभी घर लौटते वक्त कोई पेड़ की परछाई वियर्ड लगती तो मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ लेता और आगे निकल जाता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं खुद कहानी बन जाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सुनकर कहेंगे अरे यार ओवर कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। और मैं अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कसम से हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है। उस रात प्लेटफॉर्म पर खड़ा मैं बस यही सोच रहा था कि कब ट्रेन आएगी और कब मैं पूजा तक पहुंचूंगा। पर उस रात के बाद जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, सबसे पहले उस ट्रेन की खिड़की के काले शीशे याद आते हैं और उसमें एक चेहरा जिसके बारे में अभी हमने बात भी शुरू नहीं की। लगभग 12:35 पर दूर से इंजन की रोशनी दिखी। पहले दूर दूर से हल्का सा कंपन, फिर पटरी के जोड़ जोड़ पर चलती पहियों की आवाज, टक 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 टक। लोग बिखरी बिखरी नींद से जागने लगे। जो कंबल डालकर पड़े थे वो उठकर खड़े हो गए। फैमिली ने अपने बैग संभाल लिए और प्लेटफॉर्म अचानक थोड़ी सी जिंदगी से भर गया। मुझे यह सब देख के थोड़ी सी राहत मिली कि चलो ट्रेन तो टाइम पर आ गई। जैसे जैसे ट्रेन पास आई, हवा में धुआं और धातु की गंध घुलने लगी। हवा का तेज झोंका आया और मेरे चेहरे पर ठंडी सी चुभन हुई। पर उसी झोंके के साथ मुझे एक और अजीब चीज महसूस हुई, एक मंद सी खुशबू, जैसे किसी ने कहीं पास ही कोई अजीब सा इत्र लगाया हो। न पूरी तरह फूलों जैसा, न पूरी तरह मस्क जैसा, कुछ अलग, कुछ नशा सा चढ़ाने वाला। मैंने स्वाभाविक रूप से गर्दन घुमाकर देखा कि कहीं कोई औरत या कोई जोड़ा तो नहीं पास खड़ा, लेकिन मेरे आसपास बस 2-3 मर्द थे और सबके कपड़े भीगे हुए बिखरे से लगे। कोई भी ऐसा नहीं जो इस खुशबू का सोर्स लगे। शायद ट्रेन के डिब्बों से कोई केमिकल वगैरह की स्मेल होगी, मैंने खुद को समझाया। पर अंदर कहीं हल्का सा डर भी उठा। ये कैसी स्मेल है यार, इतनी मीठी और भारी। ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। जनरल डिब्बे तो पहले ही लोगों से भरे हुए थे। खिड़कियों से लोग झांक रहे थे, दरवाजों पर आदमी लटके हुए। मैंने 1-2 बोगियों पर कोशिश की पर फुल। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अमित भाई इधर आओ। मैंने मुड़कर देखा, टीटी ही खड़ा था, वही जो पहले भी मेरी टिकट चेक कर चुका था कुछ महीनों पहले। शायद उसे मैं वेगली याद था। मैं भागकर उसके पास गया। सर, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे रात की इसी ट्रेन से लखनऊ जाना है। जनरल टिकट है पर बैठने की बहुत जरूरत है। वो मुझे सिर से पांव तक देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इधर आओ, आखिरी डिब्बे की तरफ। हम दोनों चलते चलते ट्रेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से की तरफ गए। वहां एक अलग सा कोच लगा था, न पूरी तरह से जनरल जैसा, न पूरी तरह से रिजर्वेशन जैसा। लाइट्स थोड़ी मध्यम थी। खिड़कियों के बाहर पर्दे पर्दों की तरह नहीं बल्कि आधे अधूरे लटक रहे थे। टीटी ने साइड में खड़े होकर कहा, देखो ये कोच आमतौर पर खाली रहता है। लोग इसमें बैठना पसंद नहीं करते, पर तुम्हें जरूरत है तुम बैठ जाओ। मैं आगे चलकर एंट्री कर दूंगा, फाइन वगैरह की चिंता मत करो। मैंने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है सर, जहां भी जगह मिले बैठ जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में थोड़ा गौर से देखा, जैसे कुछ तौल रहा हो। फिर बोला, एक बात सुनो, जहां तुम्हें सीट मिले वहीं बैठ जाना। डिब्बे के बिल्कुल पीछे वाले कोने तक मत जाना, और अगर कोई अजीब लगे तो बस खिड़की से बाहर मत झांकना, ठीक है? भाई, उस टाइम मैं इतनी टेंशन में था कि उसकी बात आधी समझी आधी हवा में उड़ा दी। मैंने बस इतना सुना, मत जाना, खिड़की से बाहर मत झांकना, पर दिमाग में पूजा का चेहरा घूम रहा था। मैंने सिर हिलाया, ठीक है सर, सीट मिल जाए बस। उसने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं डिब्बे में चढ़ा, बैग कंधे पर था,
दिल की धड़कन अभी भी तेज। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बाहर हल्की सी आवाजें आ रही थीं, कुली की चिल्लाहट, चाय वाले की चाय चाय, लोगों की हल्की बातचीत। पर इस डिब्बे के अंदर आवाज जैसे पूरी तरह दब गई थी। लाइट्स जल रही थीं, पर उनका रंग थोड़ा पीला सा था। सीटें लगभग खाली थीं। पूरे कोच में मुश्किल से 2-3 लोग। एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी खिड़की के पास से टिकाकर सोया हुआ था। बीच वाली सीट पर एक दुबला सा लड़का मोबाइल में कुछ देख रहा था, और सबसे आगे दरवाजे के पास एक महिला जो अपने घूंघट जैसे पल्लू से अपना आधा चेहरा ढके बैठी थी। उसने जैसे ही मेरी आहट सुनी, हल्का सा अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, पर आंखें नहीं उठाई। बस इतना दिखा कि उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, लगभग चांदनी जैसी, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानती हो। मैंने नजरें झुका लीं और एक खाली बर्थ पर जा बैठा, जो बीच बीच में थी, न बहुत आगे न बहुत पीछे। बैग सिरहाने की तरफ रखा, गहरी सांस ली, और पहली बार लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। बस ट्रेन चल पड़े, मैं लखनऊ पहुंच जाऊं और पूजा से मिल पाऊं। पर तभी फिर वही खुशबू। मैंने पहले समझा शायद बाहर से हवा के साथ आई होगी, पर अब ट्रेन के दरवाजे बंद थे और डिब्बा लगभग सील्ड था। फिर भी वो खुशबू, धीरे धीरे, बहुत हल्के हल्के, जैसे किसी ने बिल्कुल पास आकर सांस छोड़ी हो। मैंने एक पल को सोचा कहीं किसी ने परफ्यूम लगाया होगा, पर यह खुशबू किसी आम परफ्यूम जैसी नहीं थी। ये ऐसी थी कि एक पल को तुम्हें सुकून देती है, दूसरे ही पल तुम्हें बेचैन कर देती है। एक तरफ वो मीठी मुलायम चांदनी में भीगे फूलों जैसी, दूसरी तरफ उसमें कोई गहरा भारी अंधेरा भी मिला हुआ, जैसे रात की कच्ची मिट्टी में किसी ने गुलाब का तेल टपका दिया हो। मैंने आधा सा सिर मोड़कर देखा। वो महिला जो दरवाजे के पास बैठी थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, खुले हुए, और उसकी साड़ी हल्की सी सफेद क्रीम रंग की थी। उसने अभी भी अपना चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाया था, बस घूंघट जैसा पल्लू इतना था कि मैं उसकी प्रोफाइल ही देख पा रहा था। मुझे लगा शायद ये खुशबू उसी से आ रही है, और पता नहीं क्यों उस पल मेरे अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा जाग गई। अजीब है ना, पूजा अस्पताल में है, घर वाले परेशान हैं, मैं खुद आधा टूट चुका हूं, पर एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान उस औरत पर अटक गया। यहीं से शायद मेरी गलती शुरू हुई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। पहियों की आवाज तेज हुई, बाहर की लाइटें पीछे भागने लगी, और स्टेशन वाला शोर पीछे छूटने लगा। डिब्बे में जो लोग थे वो भी अपनी अपनी दुनिया में खोने लगे। बुजुर्ग अभी भी सो रहे थे, दुबला लड़का अब भी मोबाइल में ही घुसा था, और वो महिला जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैंने खुद को समझाया, अमित, तुम्हें अभी सिर्फ एक चीज सोचना है, पूजा, बस पूजा, बाकी सब इग्नोर करो। पर कहते हैं ना, जिस चीज को तुम जितना ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हो, वो उतनी ही ज्यादा तुम्हारे दिमाग में घुसती चली जाती है। खुशबू अब और साफ हो रही थी, जैसे कोई हल्की हल्की हवा में उंगलियां फेर रहा हो, तुम्हारी गर्दन के करीब से, कान के पास से। दिल तेज धड़क रहा था, पर अजीब बात यह थी कि यह डर की धड़कन नहीं थी पूरी तरह, इसमें एक अजीब सा खिंचाव भी था। कुछ मिनट बाद मैंने बहाने से खिड़की के बाहर देखा, और फिर धीरे धीरे हल्के से गर्दन घुमाकर आगे की तरफ, उस महिला की तरफ। अब वो मेरी तरफ सीधी बैठी थी, घूंघट अभी भी था, पर थोड़ा हटा हुआ, इतना कि मैं उसकी आंखें देख सकूं। भाई कसम से, ऐसी आंखें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। बहुत गहरी, बहुत शांत, जैसे ठहरे हुए पानी में चांद की परछाई। उनमें न तो पूरी मासूमियत थी, न पूरी शरारत, पर एक अजीब सी पुकार थी, जैसे वो कह रही हूं, आ जाओ, यहां बैठो, थोड़ी देर सब भूल जाओ। मेरी सांस एक पल को रुक सी गई, दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी, हथेलियां हल्की सी पसीज गईं। मैंने तुरंत नजरें झुका ली, पर अंदर से एक आवाज उठी, फिर से देख, एक बार और देख, क्या ये खूबसूरत आंखें हैं। और साथ ही दूसरी आवाज, अमित, पागल है क्या, तू यहां किस लिए है, याद है, ये टाइम ऐसी चीजें सोचने का नहीं है। पर वो खुशबू, वो आंखें, और वो हल्की सी मुस्कान, सब मिलकर मेरे अंदर की उस हिस्से को धकेल रहे थे जो कमजोर था, जो हमेशा से किसी को गहराई से चाहने के लिए तरसता रहा था, जो हमेशा से अकेला महसूस करता था, भले ही लोगों के बीच हो। अचानक डिब्बा थोड़ा झटका खाकर हिला, शायद ट्रैक का कोई जोड़ आया था। बुजुर्ग आदमी हिलकर थोड़ी देर के लिए उठ गए, फिर दोबारा सो गए। दुबले लड़के ने एक गाली बड़बड़ाई और मोबाइल में ही घुसा रहा, पर उस झटके के साथ उस औरत का घूंघट थोड़ा और पीछे सरक गया। अब उसका आधा चेहरा साफ दिख रहा था, गोरी चिट्टी त्वचा,
थोड़े नुकीले नैन नक्श और होठों पर वो हल्की सी मुस्कान जो जैसे किसी राज को छुपा कर रख रही हो। उसने पहली बार सीधी मेरी तरफ देखा। भाई बहुत धीरे, जैसे किसी ने आंखों में से पर्दा उठाया हो और वो नजर सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मेरे भीतर से जैसे कोई सांस बाहर निकल गई। जोर जोर से दिल धड़कने लगा, हल्का सा चक्कर सा भी महसूस हुआ और उसी पल वो मुस्कुराई। होठ ज्यादा नहीं हिले, बस इतना कि मैं समझ सकूं ये मुस्कान मेरे लिए थी। तुम मानो या मत मानो, पर उस सेकंड में मैं पूजा, हादसा, अस्पताल सब भूल गया। बस एक ही विचार था, ये कौन है? उसके होठ हल्के से हिले पर आवाज नहीं आई। फिर उसने अपनी आंखों से एक इशारा किया, साफ साफ नहीं, बस हल्का सा चेहरा झुकाकर, जैसे किसी को बुलाते हैं ना नजरों से, जैसे कह रही हो कि अगर चाहो तो यहां आकर बैठ सकते हो। मेरे पैर सच में उठने लगे थे सीट से। मैंने हाथ से हैंडल पकड़ा, थोड़ा आगे झुका, पर तभी अंदर से एक और तेज आवाज आई, अमित, ये क्या कर रहा है तू यहां घूमने नहीं, बहन के पास जा रहा है, अभी भी संभल जा। मैं वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं बस डबल माइंडेड बैठा रहा, आगे जाऊं या बैठा रहूं। उसने देखा कि मैं उठकर भी रुक गया हूं, तो उसके होठों की मुस्कान थोड़ी बदल गई। अब उसमें थोड़ा सा मजाक था, जैसे वो कह रही हो, डर गया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद उस रात का पहला खुला इशारा था कि ये औरत साधारण नहीं है। ट्रेन की स्पीड मध्यम थी, बाहर का नजारा पूरी तरह काला था। बस कभी कभी दूर दूर गांव की कोई टिमटिमाती लाइट दिख जाती, या किसी छोटे स्टेशन के पास से ट्रेन गुजरती तो थोड़ी रोशनी डिब्बे में घुसती और फिर चली जाती। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम किसी को देख रहे हो और तुम्हें फील हो रहा है कि वो भी तुम्हें अंदर तक देख रहा है, सिर्फ चेहरे को नहीं, आदतों को नहीं, सीधे दिल के अंदर तक। ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। मैं कोशिश कर रहा था मोबाइल निकालकर पापा को मैसेज करूं, पर उंगलियां बटन सही से दबा ही नहीं पा रही थी। स्क्रीन पर वैसे वैसे शब्द टाइप हो रहे थे, मैं निकल चुका हूं, ट्रेन में हूं, बस पूजा का ख्याल रखना। पर भेजने का बटन दबाने से पहले ही मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ खिंच जाता। एक बार मैंने देखा, वो खिड़की से बाहर न देखकर सीधी सीधी मेरी तरफ देख रही थी। इतने लंबे टाइम तक इतनी स्टेडी नजर कि किसी नॉर्मल इंसान की आंखें पानी छोड़ दें, पर उसकी आंखों में पानी नहीं था, उसकी आंखों में गहराई थी। मुझे लगा शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद ये सब मेरा दिमाग बना रहा है, शायद वो बस एक नॉर्मल औरत है जो कहीं जा रही है। मैंने खुद को झिड़का, ओए अमित, नाटक बंद कर, मोबाइल पकड़, जरा न्यूज लेके घर वाले क्या बोल रहे हैं। जैसे ही मैं स्क्रीन पर झुका, ट्रेन एकदम से बहुत तेज झटके के साथ रुकी। ना कोई स्टेशन, ना कोई सिग्नल, ना कोई अनाउंसमेंट, बस तेज स्पीड से चलती ट्रेन अचानक धीमी हुई और फिर जैसे किसी ने ब्रेक मार दियो, खड़ाक। बुजुर्ग आदमी जाग गए और गालियां देने लगे। दुबला लड़का सीट से टकराया और मोबाइल लगभग गिरी गया। मैं भी हल्का सा अपने आगे वाले हैंडल से जा टकराया, पर वो औरत जैसे पुतले की तरह बिल्कुल बिना हिले वहीं बैठी रही। ना उसका सिर झटका, ना उसका शरीर हिला, कुछ भी नहीं, जैसे वो ट्रेन का हिस्सा ही नहीं हो, या फिर ट्रेन उसके हिसाब से हिलती हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल ने एक पल को जोर से धक्का मारा। कुछ ठीक नहीं है। बाहर घना अंधेरा था। खिड़की के शीशे में सिर्फ अंदर की हल्की सी रोशनी और उसकी परछाई दिख रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी। बुजुर्ग बड़बड़ाते हुए फिर से लेट गए। दुबला लड़का मोबाइल उठाकर चेक करने लगा कि स्क्रीन टूटी तो नहीं, और वो अब भी वैसी ही बैठी मुझे देखती हुई। अब उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी थी, थोड़ी संतुष्ट सी, जैसे उस झटके का कुछ मतलब था जिसे सिर्फ वो समझती थी, और अब शायद मैं भी थोड़ा थोड़ा समझने लग रहा था। मैं बैठ तो गया था, पर अब मेरे अंदर दो लोग लड़ रहे थे। एक कह रहा था, देखना, जाकर बात कर ले, पूछ ले कौन है, कहाँ जा रही है, हो सकता है बस कोई नॉर्मल इंसान हो और तू यहीं डर डर के बैठा है। दूसरा कह रहा था, दूरी बनाए रख, ये जो अजीब खुशबू, ये जो ट्रेन का ऐसा रुकना, ये जो आंखें, सब नॉर्मल नहीं है। पूजा को याद कर, घर वालों को याद कर। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं, हथेलियों में नाखून चुभने लगे। दिल की धड़कन कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने फैसला कर लिया, नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, सीधे लखनऊ पहुंचूंगा, फिर कुछ भी सोच लूंगा, पर इस टाइम नहीं। ये सब मेरी मेंटल स्टेट का खेल है। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला, एक दो घूंट पिए और खुद को मजबूर किया कि मैं खिड़की के बाहर देखूं, उसके तरफ नहीं। बाहर बस काला अंधेरा,
कहीं कहीं पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं जो ट्रेन के साथ साथ भागती परछाइयों जैसी लग रही थीं। कुछ मिनट बाद मेरी आंखें हल्की हल्की झपकने लगीं। इतना इमोशनल, इतना मेंटल स्ट्रेस था कि शरीर अब खुद ही थक चुका था। मैंने सिर सीट के पीछे टिका दिया, आंखें बंद कर लीं और मन ही मन पूजा का चेहरा सोचने लगा। बचपन में उसके साथ खेलना, स्कूल से लौटने के बाद वो भागकर मेरे पास आती थी, भैया आज टीचर ने क्या कहा, उसकी हंसी, उसकी नादान बातें। आंखें भारी होने लगीं, सांसें थोड़ी धीमी हुईं और शायद मैं हल्की हल्की नींद में जा रहा था। पर ठीक उसी वक्त मेरे कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी, बहुत मुलायम आवाज आई, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। भाई कसम से मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे किसी ने ठंडी बर्फ रख दी हो। मैंने आंखें झटके से खोल दी। वो मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठी थी। अब जब मैंने आखिरी बार देखा था वो डिब्बे के सबसे आगे वाली सीट पर दरवाजे के पास थी। अब बिना मुझे एहसास हुए, बिना कोई पैरों की आवाज आई, वो सीधे मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। इतना पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो सीट के हैंडल के पार उसकी साड़ी को छू सकता था। उसकी खुशबू अब बहुत करीब से आ रही थी, इतनी गहरी कि दिमाग हल्का हल्का झूमने लगे। वो मुझे देख रही थी, आंखों में वही गहराई, होठों पर हल्की मुस्कान और आवाज, भाई उसकी आवाज जैसे किसी ने रेशम को बहुत हल्के से उंगलियों के बीच रगड़ दिया हो। बहुत नर्म, बहुत धीमी, पर सीधे कान के अंदर तक उतरती हुई। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, उसने दोबारा कहा। मैंने गला साफ किया, मेरी आवाज थोड़ी अटक रही थी। हाँ थोड़ा। उसने हल्का सा सिर तिरछा किया, जैसे किसी बच्चे को देख रही हो। घर से बहुत दूर हो? मैंने बिना सोचे बोल दिया। हाँ काफी दूर। किसी को बहुत याद कर रहे हो? ये सुनते ही दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। आंखों में अचानक पानी भर आया। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, मेरी बहन अस्पताल में है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा दर्द थोड़ा कम कर सकती हूं, तो मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मतलब वो मुस्कुराई, और उस मुस्कान में इस बार सिर्फ आकर्षण नहीं था, उसमें कुछ बहुत खतरनाक भी था। जैसे कोई तुम्हें बहुत मीठी चीज ऑफर कर रहा हो, पर तुम अंदर से जानते हो कि उसे खाने के बाद शायद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। भाई, यहां तक जो भी मैंने तुम्हें बताया, ये सब बस शुरुआत है। वो रात, वो ट्रेन, वो औरत और वो अजीब सी खुशबू, उसने मेरी सोच, मेरा दिल, मेरा डर सब ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं कोई खिलौना हूं और उसके लिए बस एक खेल। भाई, यहां तक जो भी मैंने तुम्हें बताया, ये सब बस शुरुआत है। वो रात, वो ट्रेन, वो औरत और वो अजीब सी खुशबू, उसने मेरी सोच, मेरा दिल, मेरा डर सब ऐसे पकड़ लिया जैसे मैं कोई खिलौना हूं और उसके लिए बस एक खेल। मैं जानता था कि मुझे उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। मैंने खुद से वादा भी किया था कि मैं कोई बात नहीं बढ़ाऊंगा, कोई नजदीकी नहीं बढ़ाऊंगा। पर सच बोलूं तो उस पल मुझे उसमें सिर्फ खतरा नहीं दिख रहा था, मुझे उसमें एक अजीब सा सुकून भी दिख रहा था। जैसे वो कह रही हो, आओ थोड़ा दर्द भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, बस मेरे साथ चलो। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती यार, यहीं से तो असली खेल शुरू हुआ था। उसने जो सौदा ऑफर किया, जो बातें उसने आगे चलकर मुझसे कहीं, जो चीजें मैंने उस रात अपनी आंखों से देखी, और जो एहसास, जो स्पर्श, जो खौफ और आकर्षण एक साथ मैंने महसूस किया। आज भी जब रात को आंखें बंद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन फिर से उसी टनल में जा रही है और मैं फिर उसी डिब्बे में बैठा हूं उसके सामने, और वो मुस्कुरा कर कह रही है, डरो मत, आखिरी मुसाफिर हमेशा अकेला नहीं होता। वो मेरे सामने बैठी थी, इतनी पास कि उसकी खुशबू अब मेरे सीने के अंदर तक उतर रही थी। आंखें मेरी आंखों में सीधी खड़ी हुई, जैसे वो सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी पढ़ रही हो। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा दर्द थोड़ी देर के लिए कम कर सकती हूं, तो उसने एक एक शब्द बहुत धीरे, बहुत साफ बोला। मैंने हल्की सी हंसी दबाने की कोशिश की। आप डॉक्टर हैं क्या? वो हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, पर जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो कभी कभी मैं कर देती हूं। उसकी बात में न तो फेक ओवर ड्रामा था, न फिल्मी डायलॉग जैसा कुछ, बस सादा सा वाक्य, पर इतना भारी कि मेरे अंदर तक चुभ गया। मैंने आंखें थोड़ी संकरी करते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे दर्द है? उसने गर्दन थोड़ा झुका दी, जैसे किसी बच्चे की मासूम शरारत पर मुस्कुरा रही हो।
तुम्हारी आंखों से दिखता है। जो लोग सिर्फ थके होते हैं ना, उनकी आंखें ढीली पड़ जाती हैं, पर तुमसे तो जैसे चिपका हुआ है दर्द। मैं चुप हो गया। कभी कभी किसी अजनबी की सटीक बात तुम्हें अपने ही बारे में ज्यादा सच बता देती है। कुछ सेकंड चुप्पी रही। ट्रेन बाहर अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। डिब्बे की लाइटें एक दो बार हल्की करके फिर नॉर्मल हुई। बहन है ना जो अस्पताल में है? उसने बहुत सहजता से पूछा। मेरे हाथ से पानी की बोतल लगभग छूट गई। आपको कैसे पता? उसने मेरी घबराई हुई आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जब तुम ट्रेन में चढ़े थे तब तुम्हारे चेहरे पर जो था वो सिर्फ टेंशन नहीं थी, वो डर था किसी अपने को खोने का। मेरे गले में लंप बन गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मेरी छोटी बहन पूजा, एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं रात क्रिटिकल है। ये बोलते बोलते मेरी आवाज भर आ गई। आंखों के कोनों पर पानी आ गया। वो कुछ क्षण बस मुझे देखती रही, फिर बहुत धीरे से बोली, अगर मैं कहूं वो बचेगी या नहीं ये मैं अभी तुम्हें बता सकती हूं, तो सुनना चाहोगे? दिल एक पल को रुक सा गया। तुम समझ रहे हो ना यार, उस हालत में इंसान कैसा हो जाता है। तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा कॉमन सेंस, तुम्हारा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं, सब साइड में चला जाता है। बस एक ही चीज बचती है कि किसी तरह पता चल जाए मेरी बहन बचेगी या नहीं। मैं कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से पूछा, आप ज्योतिष वगैरह देखती हैं क्या? वो हल्का सा हंसी। ज्योतिष से ज्यादा बस किस्मत देख लेती हूं, और कभी कभी किस्मत बदली भी जा सकती है। कैसे? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। उसके लिए उसने कहा, दो चीजें चाहिए, एक बहुत गहरा जुनून और दूसरा थोड़ा सा अंधेरा। उसके अंधेरा शब्द बोलने के साथ ही जैसे डिब्बे की लाइट फिर 2 सेकंड को हल्की हो गई। मेरा दिल फिर से उछला। ये हो क्या रहा है? मैंने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। आप क्या तांत्रिक वांत्रिक टाइप कुछ हैं? उसने सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कहा, बस बहुत ध्यान से, बहुत गड़ी हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, लोग मुझे क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं लोगों की ख्वाहिशें देखती हूं और उनका मोल तय करती हूं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मोल? वो आगे को थोड़ा झुकी। उसकी खुशबू इतनी करीब आ गई कि सांस लेना मुश्किल सा हो गया। हर ख्वाहिश का एक मूल्य होता है अमित। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ अपनी नींद, कुछ अपना चैन और कुछ अपनी रूह के टुकड़े। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने आखिरी शब्द जानबूझकर हल्की सी फुसफुसाहट में बोला हो। मैंने घबराकर सवाल बदलने की कोशिश की कि आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने बिना झिझक कहा, जब तुम टीटी से बात कर रहे थे मैंने सुना। तुम्हारी आवाज में जो टूटन थी वो दूर से ही सुनाई दे रही थी। ये जवाब लॉजिकल था, पर फीलिंग लॉजिकल नहीं थी। उसके हर शब्द के साथ मेरा अंदरूनी डर भी बढ़ रहा था और उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव भी। अगर तुम्हें पता चल जाए, उसने एक हाथ सीट के हैंडल पर रखते हुए कहा, कि तुम्हारी बहन जिंदा रहेगी या नहीं, तो तुम क्या करोगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, जो भी करना पड़े, जो भी। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, जैसे इसी जवाब का इंतजार हो। हर कोई यही कहता है, वो धीरे से बोली, पर जब समय आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। मैं थोड़ा चिढ़ गया। आप सीधे सीधे बोलिए ना, घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हैं? वो खामोश हो गई। 2 सेकंड तक सिर्फ ट्रेन की आवाज और कहीं दूर से आती कोई सीटी सी आवाज। फिर उसने अपना दायां हाथ बहुत धीरे, बहुत सॉफ्ट तरीके से मेरे हाथ के ऊपर रखा। भाई, कसम से उस टच में कुछ था। हाथ बिल्कुल ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं, जैसे हल्का सा चांदनी में रखा पानी हो। एक पल में पूरे बदन में झुरझुरी फैल गई। दिल और तेज धड़कने लगा, लेकिन ये डर वाली धड़कन से ज्यादा एक अजीब सी उलझी हुई धड़कन थी। अगर मैं कहूं, उसने मेरी उंगलियों पर हल्की सी पकड़ बनाते हुए कहा, कि पूजा की सांसें गिनी चुनी रह गई हैं, और ये भी कि तुम चाहो तो उन्हें बढ़ा सकते हो। मेरी आंखें फैल गईं। क्या मतलब? आप डॉक्टर नहीं हैं, आप वहां नहीं हैं, आपको कैसे पता? उसने मेरा हाथ थोड़ा और दबाया। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसे जानती हूं, सवाल ये है कि क्या तुम मोल देने को तैयार हो? मेरे अंदर जैसे कोई फट गया। अगर वो बच सकती है तो हाँ, जो भी मोल हो दे दूंगा, पैसे, खून, कुछ भी, बस वो बच जाए। वो हल्का सा मुस्कुराई।
पैसे और खून से ज्यादा जुनून चाहिए। मैंने हताश होकर पूछा, सीधे सीधे बताओ ना, आप करना क्या चाहती हैं? ने बहुत शांत आवाज में एक एक शब्द चबाकर कहा, तुम्हें बस एक रात मेरे साथ बितानी होगी, पूरी तरह बिना सवाल किए। भाई वो लाइन सुनते ही जैसे पूरे डिब्बे की हवा भारी हो गई। दिल जितना तेज धड़कना था उससे भी तेज धड़कने लगा। माथे पर ठंडा पसीना आ गया, गला सूख गया। मैंने एक सेकंड को सोचा, शायद मैंने गलत सुना। क्या मतलब? कहां? कैसे? उसकी आंखों में अब एक साफ सिडक्टिव चमक थी। कोई सस्ती गंदी टाइप नहीं, बहुत खतरनाक, बहुत हिप्नोटिक। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो जगह मैं खुद चुनूंगी। जो मैं कहूं वो करना होगा, जो मैं दिखाऊं वो देखना होगा, जो मैं छूऊं उसे इनकार नहीं कर पाओगे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दिमाग में पूजा का चेहरा घूम रहा था। हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद, मशीनों की बीप बीप, और दूसरी तरफ मेरे बिल्कुल सामने एक अलौकिक खूबसूरत औरत जो मुझे ऐसी डील ऑफर कर रही थी जिसमें एक तरफ मेरी बहन की जान थी और दूसरी तरफ मेरी अपनी हदें। तुम सोच रहे होगे, वो खुद ही बोलने लगी, कि कोई और रास्ता होगा। दुआ, डॉक्टर, दवाई सब कर ही रहे होंगे तुम्हारे घर वाले, पर कभी कभी किस्मत को धक्का देने के लिए कुछ अल्टीमेट करना पड़ता है अमित। मैंने हकलाते हुए पूछा, अगर मैं ये करूं तो क्या गारंटी है कि पूजा बच जाएगी? उसने थोड़ा झुककर मेरे चेहरे के और करीब आकर कहा, गारंटी जिंदगी में कुछ नहीं, पर अगर तुम ना कहोगे तो मैं तुम्हें अभी बता सकती हूं, सुबह तक तुम्हारा फोन आएगा और तुम उस खबर के लिए तैयार नहीं हो। मेरी सांस अटक गई। इतने में बाहर से अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे ट्रेन किसी खुले पुल से गुजर रही हो। खिड़की के शीशे हिलने लगे। डिब्बे की लाइट एक पल को बिल्कुल बंद हुई और फिर हल्की रोशनी में वापस आई। उस छोटे से अंधेरे के पल में मुझे कसम से लगा मेरे बिल्कुल कान के पास कोई फुसफुसाया, मान जा, देर मत कर। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। उस पल में बुजुर्ग आदमी जो सो रहे थे एकदम गायब थे। मैंने पलकें मलकर दोबारा देखा। जहां वो लेटे थे वहां सिर्फ खाली सीट थी, हल्की सी सिलवटें तक नहीं। दुबला लड़का भी कहीं नहीं। पूरा कोच सिवाय मेरे और उसके खाली हो चुका था। ये लोग कहां गए? मेरे मुंह से कांपती आवाज निकली। वो बिल्कुल शांत थी। कौन लोग? मैंने उंगली से इशारा किया। अभी तो यहां 2 लोग थे। वो मुस्कुराई नहीं। इस बार बस नजरें खिड़की की तरफ घुमाकर बोली, कभी कभी कुछ सफर कुछ लोगों के लिए नहीं होते अमित, कुछ रास्ते सिर्फ 2 लोगों के लिए होते हैं। मेरी सांस फंस गई। ये क्या हो रहा है? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसने फिर से मेरी तरफ देखा। तुम्हें फैसला करना है, या तो उस तरफ जाओ जहां सुबह तुम्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा, या इस तरफ जहां एक रात के बदले तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी मिल सकती है। दिल चिल्ला रहा था, ये पागलपन है, ये गलत है, ये किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं। पर दूसरी आवाज जो शायद मेरी नहीं थी, जो शायद उसी की थी, जो कहीं अंदर से बोल रही थी, कैसा भाई है तू जिसे बहन की जान से ज्यादा अपनी शराफत की चिंता है। मैंने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली, और उसी पल मैंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक, सबसे गलती कर दी। मैंने बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई आवाज में कहा, अगर सच में तुम उसे बचा सकती हो तो। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। अब की बार उसकी मुस्कान में सिर्फ संतोष नहीं था, एक अजीब सी भूख भी थी। याद रखना, ये सिर्फ एक रात नहीं होगी अमित, ये एक द्वार है। एक बार पार कर लिया तो वापस आना आसान नहीं होगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? वो कुछ सेकंड चुप रही। ट्रेन की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी टनल जैसे एरिया में गूंजती ध्वनि। फिर उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, कुछ लोग मुझे यक्षिणी कहते हैं। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, क्या?
उसने मेरी आंखों में गहराई तक देखते हुए कहा, हाँ, वो जो तुमने कहानियों में सुना है, सुंदर, आकर्षक, इंसान की ख्वाहिशों पर जीने वाली, उसकी चाहत, उसकी भूख, उसके पाप सब पढ़ लेने वाली, वो सब बातें इतनी गलत भी नहीं है। मेरे होंठ सूख गए। मैंने जीभ से हल्का सा उन्हें गीला किया, पर आवाज अब भी नहीं निकल रही थी। यक्षिणी, ये नाम बचपन से अलग अलग किस्सों में सुना था। तांत्रिक साधना, रात के चौराहे, पीपल के पेड़ के नीचे की पूजा, जिनके बदले में वो धन, सौंदर्य, शक्ति और शारीरिक आकर्षण तक देती है। पर ये सब तो बस किताबों और दादी की कहानियों तक था। वो सामने बैठी, मेरे हाथ पर हाथ रखे, मेरी बहन की जान पर सौदा रख रही थी। डरो मत, उसने बहुत नर्म आवाज में कहा, जैसे किसी प्रेमी को शांत कर रही हो। तुम अकेले नहीं हो जिसने ऐसा फैसला लिया है। बहुत लोग इतिहास में रात की आखिरी ट्रेन में नहीं, पर दूसरे दूसरे अंधेरों में मेरे साथ सौदा कर चुके हैं। और उनका क्या हुआ? मेरे मुंह से निकला। उसकी मुस्कान फिर गहरी हो गई। कुछ की ख्वाहिशें पूरी हुई, कुछ की भूख और बढ़ गई, कुछ आज भी भटक रहे हैं। मैंने घबरा कर पूछा, मैं क्या हो जाऊंगा? उसने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझा दी। इस बार उसका स्पर्श इतना मुलायम था कि उसमें छिपा खतरा कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग भूल ही गया। अभी नहीं बताऊंगी, उसने कान के पास झुककर फुसफुसाया, वरना मजा खराब हो जाएगा। और उस फुसफुसाहट में सिर्फ आवाज नहीं थी, उसमें एक हल्का सा गर्म सांस भी था, जो मेरे कान से गर्दन तक सरकता हुआ रीढ़ तक पहुंच गया। रोम रोम खड़ा हो गया। डर और फॉरबिडन सुख एक साथ मिल गए। अब क्या? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। वो आराम से सीट से पीठ टिकाकर बैठ गई। अब ट्रेन जहां रुकेगी वहीं से हमारा असली सफर शुरू होगा। मैंने घबराहट में खिड़की से बाहर देखा। काला अंधेरा, कभी कभी टिमटिमाती कोई लाइट, बाकी कुछ नहीं। पर ये तो सीधा लखनऊ जाती है, मैंने तर्क दिया। वो हल्का हंसी। ट्रेन तो जाएगी, पर हर स्टेशन पर हर किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलता अमित। मतलब खिड़की की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में एक ऐसा जगह आएगा जहां साधारण लोग सोते रहते हैं। टिकट चेकर आगे के डिब्बों में घूमता है, कोई ध्यान नहीं देता, पर मैं वहीं उतरती हूं। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। कहां? उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, एक पुराने साइडिंग स्टेशन पर, जहां अब शायद ही कोई ट्रेन रुकती है, जहां कभी कभी कुछ मालगाड़ियों को शंट किया जाता है, जहां लोग मानते हैं कि रात को कोई स्त्री पटरी के किनारे चलती दिखती है, सफेद साड़ी में, खाली आंखों के साथ। मेरे होंठों ने खुद ब खुद शब्द दोहराया, भूत। वो मुस्कुराई। लोग नाम अलग अलग दे देते हैं, कुछ भूत कहते हैं, कुछ देवता, कुछ यक्षिणी। सच ये है कि हम सब ख्वाहिशों से बने हैं अमित, तुम भी, मैं भी। ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी होने लगी थी। अब दूर कहीं एक पुराना जर्जर स्टेशन बोर्ड नजर आने लगा, आधे अधूरे अक्षरों के साथ, जिन पर जंग लग चुकी थी। मैंने पल भर को सोचा, पागल हो गया हूं क्या? मैं सच में उतरने की सोच रहा हूं? मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? पर उसी पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पापा का मैसेज था। डॉक्टर बोले हैं अगले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे लगा जैसे ट्रेन नहीं, पूरी दुनिया हिल रही है। मैंने स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ाकर दिखाया। उसने मैसेज पढ़ा और फिर मेरी आंखों में देखते हुए बहुत धीमी आवाज में पूछा, अभी भी सोच रहे हो उतरना है या नहीं? मेरे अंदर की आखिरी हिचक भी कहीं टूट सी गई। मैंने बहुत धीरे से पर साफ आवाज में कहा, ठीक है, जहां तुम कहोगी वहीं उतरूंगा। उसने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा, याद रखना, तुमने ये खुद चुना है अमित। अब जो होगा उसके लिए सिर्फ मुझे दोष मत देना। ट्रेन एक झटके के साथ वो पुराने, लगभग भूले बिसरे स्टेशन पर धीमी होने लगी थी, और मुझे पहली बार एहसास हो रहा था, मैं सिर्फ एक भाई नहीं हूं जो अपनी बहन के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहा है। मैं वो आखिरी मुसाफिर हूं जो एक ऐसी जगह उतरने वाला है जहां से लोग अक्सर वापस नहीं आते। ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। खिड़की के बाहर जो बोर्ड दिख रहा था उस पर धूल और जंग लगी थी, अक्षर आधे मिटे हुए। बस इतना पढ़ा जा रहा था कि ये कोई पुराना, लगभग छोड़ा हुआ स्टेशन है। रेलवे की जुबान में ऐसे स्टेशनों को लोग साइडिंग या गुड्स यार्ड जैसा कुछ कहते हैं, जहां कभी कभी मालगाड़ियां खड़ी होती हैं, पर पैसेंजर ट्रेनें शायद ही रुकती हों। फिर भी
हमारी ट्रेन यहां कुछ सेकंड से ज्यादा रुकने लगी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई प्लेटफॉर्म की भीड़, न चाय चाय, न कुली की आवाज, बस एक लंबा खिंचता हुआ सीटी का स्वर और उसके बाद ट्रेन के भारी पहियों का धीरे धीरे थमना। खिड़की से बाहर झांक कर मैंने देखा, पूरे स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं। प्लेटफॉर्म की टाइलें कई जगह से टूटी हुई, बेंचों पर काई जमी हुई। स्टेशन बिल्डिंग की दीवार पर पुराने पोस्टर आधे फटे लटक रहे थे। जहां आमतौर पर स्टेशन का नाम साफ लिखा होता है, वहां बस काले पड़े अक्षरों की परछाई सी थी। ये जगह कौन सी है? मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला। वो जो मेरे सामने बैठी थी हल्का सा मुस्कुराई। नाम जानकर क्या करोगे? लोगों को बस इतना याद है कि यहां कभी कुछ बुरा हुआ था। फिर धीरे धीरे ट्रेनों ने यहां रुकना कम कर दिया। मैंने घबराकर कहा, पर हमारी ट्रेन तो? कुछ डिब्बे, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा। कभी कभी सिर्फ एक दो मुसाफिरों के लिए रुकते हैं अमित। दिल ने जैसे पेट में छलांग लगा दी। ट्रेन लगभग रुक चुकी थी। बाकी डिब्बों की तरफ देखा तो लगा ज्यादातर दरवाजे बंद हैं, लाइटें जल रही हैं, पर कोई मूवमेंट नहीं, जैसे सारे लोग अचानक गहरी नींद में चले गए हों। ये सब सो रहे हैं? मैंने अविश्वास से पूछा। सोना सबसे आसान रास्ता होता है, वो धीरे से बोली, जब किसी को कुछ देखना नहीं होता। ट्रेन पूरी तरह थम गई। हवा में अब सिर्फ रुकने के बाद की खामोशी थी। कोई सीटी नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो। उसका हाथ हवा में कुछ सेंटीमीटर तक उठा था, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत गहरी अंधेरी जगह से कोई मुझे खींच रहा हो। मेरे पैर भारी हो रहे थे, माथे पर पसीना, दिल की धड़कन तेज। अभी भी लौट सकता हूं, एक आवाज अंदर से कह रही थी। ट्रेन से उतरना ही मत, बैठा रह, आंखें बंद कर ले, सुबह तक किसी तरह पहुंच जाएगा। पर दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन पर वो मैसेज घूम रहा था, अगले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल। मैंने गहरी सांस ली, हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। भाई। जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से मिली, एक तेज सिहरन पूरे शरीर से गुजरी। उसका हाथ न पूरी तरह गर्म था, न ठंडा, पर उसमें एक हल्की सी धड़कन थी जो मेरे दिल की धड़कन से मैच नहीं कर रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की रिदम हो। आखिरी मौका है, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली। चाहो तो छोड़ सकते हो। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर मेरे दिमाग में पूजा का चेहरा, माँ बाप की हालत और वो आईसीयू की बीप। नहीं, मैंने धीरे से कहा, अब पीछे नहीं जाऊंगा। वो मुस्कुराई। अच्छा भाई है तू। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम दोनों उठे। डिब्बे का पुराना हैंडल घुमा, दरवाजा कर कर की आवाज के साथ खुला और बहुत ठंडी, बहुत अजीब हवा का एक झोंका अंदर आया। वो पहले उतरी, फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, सावधान, ये जमीन हर किसी को स्वीकार नहीं करती। मैंने जैसे तैसे नीचे कदम रखा। जमीन पर पैर रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी आम प्लेटफॉर्म पर नहीं, किसी बहुत पुराने, बहुत गहरी चीज पर पैर रखा हो। हल्की सी चक्कर जैसी फीलिंग, पैरों में हल्का भारीपन और कानों में दूर दूर कहीं कोई मंद सी फुसफुसाहट। आसपास गहरा सन्नाटा, ट्यूब लाइटें कुछ ही जगह, बाकी छत से लटके बल्ब या तो फ्यूज या बस हल्के हल्के जल बुझ रहे थे। स्टेशन बिल्डिंग की दीवारों पर किसी जमाने के टूरिज्म पोस्टर, चुनाव की अपील और एक जगह आधा सा बचा कोई चेतावनी बोर्ड, जिस पर बस इतना दिख रहा था, रात के समय सावधान। बाकी शब्द फट गए थे। ट्रैक के उस पार जंग खाए हुए कुछ गुड्स वैगन खड़े थे, जिनके बीच से हवा गुजरते ही एक अजीब सी कराहती सी आवाज आती। मैंने पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा। हमारा डिब्बा वहीं था, पर उसमें किसी भी खिड़की से कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे पूरा कोच खाली हो, या फिर अंदर जो भी हो उसे मुझे दिखाया नहीं जा रहा। मत देखो पीछे, उसने मेरे बहुत पास खड़े होकर धीरे से कहा। उसकी सांस मेरी गर्दन के पास महसूस हुई। जो लोग अंधेरे के साथ चलते हैं, उनके लिए पीछे मुड़ना अच्छा नहीं होता। मैंने तुरंत नजरें हटा ली। अब मैं उसे स्टेशन की मध्यम रोशनी में जरा साफ देख पा रहा था। उसकी साड़ी सच में हल्की सी सफेद क्रीम सी थी,
पर उस पर कहीं कहीं जैसे मिट्टी या पुराने खून के धब्बों जैसी हल्की हल्की परछाइयां थीं। बाल बहुत लंबे, कमर से भी नीचे तक खुले हुए। चेहरा इतना खूबसूरत और शांत था कि पहली नजर में कोई उसे देवी टाइप भी मान ले। पर आंखें, उनकी गहराई में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रहा था, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत अकेली, बहुत भूखी चीज वहां बैठी हो। वो प्लेटफॉर्म पर एक दो कदम आगे बढ़ी और हवा जैसे उसके साथ साथ चलने लगी। हर कदम पर उसकी साड़ी हल्की हल्की हिलती। उसके पांव, भाई मैंने गौर से देखा, वो जमीन पर बहुत हल्के रखे हुए थे, जैसे वो पूरी तरह वजन नहीं डाल रही, जैसे अगर वो चाहे तो हवा में ही चल सके। पर ध्यान से देखा तो एक और अजीब चीज नजर आई। उसके पैरों की उंगलियां थोड़ी सी लंबी, पतली और अजीब सी सुंदर थीं, पर उनमें कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं लगा। किस तरफ चलना है? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा। उसने ट्रैक की दूसरे साइड पुरानी इमारतों की तरफ इशारा किया, उधर जहां अब कोई नहीं जाता, पर मैं अभी भी जाती हूं। हम दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे चलते हुए एक सिरे तक पहुंचे, जहां से सीढ़ियां उतरकर ट्रैक क्रॉस करने का रास्ता था। आमतौर पर ऐसे जगहों पर थोड़ी बहुत रोशनी, कुछ पटरी पार करते लोग या दूर कोई वॉचमैन दिख जाता है, पर यहां कुछ नहीं। बस दूर कहीं किसी बिल्डिंग के बाहर लटकी एक फ्लिकर करती ट्यूबलाइट और उसके नीचे रोशनी का छोटा सा गोला। ट्रैक पार करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत पुरानी हड्डी के ऊपर से गुजर रहा हूं। स्टील की पटरी आम से ज्यादा ठंडी महसूस हो रही थी। इंजन की पुरानी ग्रीस की गंध के साथ कोई और मीठी सी सड़ंद मिली हुई थी। यहां पहले कुछ हुआ था क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चलते चलते बिना मेरी तरफ देखे बोली, कहते हैं कई साल पहले एक औरत ने यहां अपनी जान दे दी थी। सुना है वो किसी से प्यार करती थी जो उसे यहां छोड़कर किसी और के साथ चला गया। मेरी सांस रुक सी गई। लोग कहते हैं, उसने आगे बताया, कि उसकी आत्मा यहां भटकती है, रात के ट्रेनों के आखिरी मुसाफिरों को देखती है और कभी कभी उनके साथ भी चल पड़ती है। मैंने घबराकर पूछा, और वो आप? अब वो हल्के से मुस्कुराई, चेहरे पर अजीब सी चमक के साथ। हो सकता है मैं वही हूं, हो सकता है नहीं भी, पर इतना तय है कि मैं अधूरी ख्वाहिशों से बनी हूं अमित। तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारा जुनून मुझे यहां तक खींच लाया है। हम अब प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर पुरानी टूटी फूटी इमारत के सामने खड़े थे। ये इमारत शायद कभी स्टेशन का पुराना वेटिंग रूम रही होगी। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, पर वो ताला बस लटका हुआ था, बंद नहीं। खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए, अंदर पूरा अंधेरा। हवा के हल्के झोंके से लकड़ी के पैनल कर कर की आवाज कर रहे थे। यहीं? मैंने डर से पूछा। हाँ, वो बिल्कुल सामान्य आवाज में बोली, जैसे किसी रेस्टोरेंट का केबिन चुन रही हो। ये जगह अब किसी के काम की नहीं, बस हमारे काम की है। उसने ताले को हल्का सा छुआ और वो अपने आप नीचे गिर गया। कोई आवाज नहीं, कोई झटका नहीं, बस जैसे कोई पहले ही जंग खाया धागा हल्के से टूट गया हो। मैंने गले में जम गई लार निगली। तुम ये सब कैसे? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। तुमने खुद कहा था ना, जिंदगी भर इंसान ने सिर्फ दो चीजें सच में चाही। एक, अपने जिंदा रहें। दूसरा, कभी ना कभी कोई ऐसा मिले जो तुम्हें अंदर तक जान ले, बिना जज किए। भाई, ये बात उसने कैसे पकड़ ली ये आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि यह सच था। मैंने ये कभी किसी से नहीं कहा था, पर अंदर से हमेशा यही चाहता था कि कोई ऐसा हो जो बिना बोले ही समझ जाए कि मैं कितना टूटा हुआ, कितना अकेला इंसान हूं। और अभी मेरे सामने खड़ी यक्षिणी यही सब शब्दों में बोल रही थी। अमित, उसने दरवाजा धीरे से खोलते हुए कहा, तुमने आज फैसला कर ही लिया है कि तुम आखिरी मुसाफिर होगे। आओ, अब इस सफर को अधूरा मत छोड़ो। हम दोनों अंदर गए। कमरा लगभग पूरी तरह अंधेरा था, बस दरवाजे के बाहर लगे बल्ब की हल्की सी रोशनी दरारों से अंदर आ रही थी।
दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स या पोस्टर रहे होंगे, अब सिर्फ उखड़ी हुई पपड़ी बची थी। एक तरफ कुछ पुरानी जंग लगी कुर्सियां, दूसरी तरफ एक लंबी सी बेंच जैसी तख्त। फर्श पर धूल, कहीं कहीं पुराने धब्बे जो देखने से किसी सूखे खून जैसे लग रहे थे। हवा में बासीपन के साथ एक और मीठी सी गंध थी, पर यह वही थी जो ट्रेन में उसके पास से आ रही थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम यहीं रहती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं जगहों में नहीं रहती अमित, मैं ख्वाहिशों में रहती हूं। जहां किसी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं वहां पहुंच जाती हूं। कहते कहते वो मेरे और करीब आ गई। अब हम इतने पास थे कि मेरी सांसें उसकी गर्दन के पास टकरा कर लौट रही थीं। उसकी आंखों में अब डरा देने वाली खूबसूरती थी। डरो मत, उसने फुसफुसाकर कहा। आज रात मैं तुम्हें सिर्फ लेने नहीं आई हूं, कुछ देने भी आई हूं। मैं हकलाया, क्या देने? उसने अपनी उंगलियां बहुत धीरे से मेरी छाती पर रखी, दिल के ठीक ऊपर। उसका स्पर्श इस बार ठंडा नहीं था, हल्का सा गर्म था, जैसे किसी ने नरम रेशम को अंगारों के ऊपर कुछ पल रखा हो, फिर त्वचा पर फेर दिया हो। तुम्हें उस सीमा तक ले जाऊंगी आज, वो बोली, जहां सुख और डर एक साथ एक ही चीज बन जाते हैं, जहां तुम अपने अंदर के सबसे गहरे हिस्सों से मिलोगे, और बदले में मैं तुम्हारी बहन की सांसों को थोड़ा लंबा कर दूंगी। भाई, उस पल मुझे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कांप रहा हूं डर से या किसी और एहसास से। वो तख्त के पास गई, हाथ से धूल हटाई और इशारा किया, बैठो। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह तो नहीं? वो हल्का सा हंसी। तांत्रिक लोग मेरे नाम से अपने लिए रास्ते खोलते हैं, लेकिन असली सौदा सीधे मुझसे होता है अमित। कोई मंत्र नहीं, कोई कील कांटा नहीं, बस दिल से निकली एक सच्ची ख्वाहिश और उसके बदले में तुम्हारा समर्पण। मैं तख्त पर बैठ गया। लकड़ी ठंडी थी, पर जहां जहां उसका हाथ फेरा था वहां हल्की सी गर्माहट थी। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, इतनी पास कि अगर वो झुके तो मेरा चेहरा उसके कंधे से छू जाए। आंखें बंद करो, उसने कहा। मैंने डर डर कर आंखें बंद कर लीं। अब उसकी आवाज मेरे कानों के बहुत पास से आई। अब पूजा का चेहरा याद करो, उसकी हंसी, उसका तुम्हें चढ़ाना, उसका तुम्हें बच्चा कहना, सब। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। एक एक पल जो मैंने उसके साथ बिताया था दिमाग में चमकने लगा। स्कूल का पहला दिन, उसका मुझे राखी बांधना, कॉल पर लड़ाई और आखिरी बार उसकी आवाज। अब उसने बहुत नर्म पर आदेश भरी आवाज में कहा, एक एक आंसू तुम्हारी मन्नत है। ये आंसू वो कीमत है जो तुम दे रहे हो। मुझे लगा मेरे गालों पर बहता हर आंसू गर्म नहीं, ठंडा हो रहा है, जैसे कोई उन्हें छू छू कर अपने अंदर खींच रहा हो। उसने बहुत धीरे से मेरे माथे पर अपनी उंगली रखी। जहां उसने छुआ वहां जैसे हल्की सी जलन हुई, पर वो दर्द अजीब सा सुखद था। ये, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पहला निशान है। अब तुम्हारा दर्द थोड़ा थोड़ा मेरा हो रहा है और तुम थोड़ा थोड़ा मेरे हो रहे हो। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या इतना काफी है? उसने बहुत धीरे से मेरे कान के पास अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं अमित, ये तो बस शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ अपना दिल दिया है। रात खत्म होने तक तुम्हें अपना शरीर और अपना डर भी देना होगा। मेरी सांस वहां अटक गई और पूजा, अब उसकी आवाज अजीब सी गहराई से गूंजी, जब तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे तभी उसकी सांसें पूरी तरह उस मौत से दूर होंगी जो अभी उसके बिस्तर के पास खड़ी है। मेरे सामने अंधेरे में जैसे सचमुच किसी काली परछाई का धुंधला सा खाका बनता दिखा। आईसीयू के कोने में खड़ी एक लंबी सी सफेद चोगा पहने आकृति जो पूजा के ऊपर झुकी हुई हो। मैंने डर के मारे आंखें खोल दी।
कमरे में अब भी सिर्फ वो और मैं थे, पर हवा और भी भारी हो गई थी। वो अब मेरे बहुत पास आ चुकी थी, इतनी पास कि उसके बालों की नमी, उसके गले की खुशबू और उसके होंठों की हल्की सी गर्माहट सब महसूस हो रही थी। अब उसने मेरी ठुड्डी हल्के से पकड़कर कहा, तुम्हें अपनी इंसानी शर्म और डर को साइड में रखना होगा अमित, क्योंकि जो रास्ते तुमने चुने हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते। उसने अपना चेहरा बहुत धीमे धीमे मेरे चेहरे के करीब लाया। भाई, उस पल में मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग हुई जो शब्दों में पूरी नहीं बताई जा सकती। एक तरफ मेरे अंदर का हर अलार्म चिल्ला रहा था कि ये इंसान नहीं है, ये सुंदर दिखता हुआ खतरा है, दूर हट, भाग यहां से। दूसरी तरफ मेरे शरीर का एक हिस्सा जो शायद हमेशा से किसी ने छुआ नहीं था, किसी ने समझा नहीं था, किसी ने चाहा नहीं था, वो भाग बहुत तेजी से उसकी तरफ खिंच रहा था। डर और इच्छा एक दूसरे में ऐसे घुलने लगे कि फर्क ही मिटने लगा। उसके होंठ मेरे कान के बहुत पास आए और उसने बहुत नरमी से कहा, याद है तुमने खुद कहा था मैं जो भी करना पड़े करूंगा, बस मेरी बहन बच जाए। मेरे गले में आवाज अटक गई तो अब उसने कान की लौ पर हल्की सी सांस रखते हुए कहा, तुम्हें अपने शरीर की सीमा और अपने डर की सीमा दोनों पार करनी होगी। यहीं से हमारा असली सौदा शुरू होता है अमित। आखिरी मुसाफिर। कमरा और अंधेरा हो गया। बाहर किसी पुरानी घड़ी की टिक 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 बहुत दूर से सुनाई दे रही थी और मैं समझ चुका था, ये जो रात है ये सिर्फ एक भाई की मन्नत नहीं, ये एक यक्षिणी के साथ ऐसा रास्ता शुरू होने वाला है जिसमें सुख और डर, पाप और मन्नत सब एक दूसरे में घुलकर कुछ और ही बन जाएंगे। कमरा लगभग पूरी तरह अंधेरा था। दरवाजे की दरारों से आती हल्की रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। दिल मेरी छाती में नहीं, जैसे कान में धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि यह सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था, एक तरह का नशा जो उसकी मौजूदगी से चढ़ रहा था। तुम जानते हो, उसने बहुत धीरे से कहा, हर सौदे के अपने नियम होते हैं अमित, और हर नियम का एक भंग होता है जो चीजों को या तो बचा लेता है या बर्बाद कर देता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन से नियम? वो मेरी गर्दन के बहुत पास आकर फुसफुसाई, पहला नियम, जो कुछ भी आज रात यहां होगा उसके बारे में तुम किसी को पूरी तरह नहीं बता सकते। दूसरा नियम, मुझसे चाहना तो बहुत कुछ, पर मुझसे झूठ नहीं बोलना। तीसरा नियम, जरूरत से ज्यादा मेरे आदी मत होना, वरना मैं खुद तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। भाई, तीसरा नियम सुनकर मेरे भीतर अजीब सा हंसी रोना मिला हुआ एहसास हुआ। मैं तो पहले ही उससे डर भी रहा था और फिर भी उसके पास खिंच भी रहा था, और वो कह रही है आदी मत होना। मैंने हकलाते हुए कहा, और अगर मैं रूल तोड़ दूं तो? इस बार वो हल्के से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कुछ भी नरमी नहीं थी। तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, और जो तुम हो वो भी तुमसे छिन जाएगा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने बिना पूछे मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसका स्पर्श अब पहले से ज्यादा गर्म, ज्यादा गहरा था, जैसे किसी ने मेरी त्वचा के अंदर धीरे धीरे आग की बहुत पतली परतें बिछा दी हो, जो जलाती नहीं बस जगाती हैं। आंखें बंद रखो, उसने कहा, और सुनो आवाजें। मैंने आंखें खोलनी चाहीं, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था। आंखें बंद होते ही कमरे की खामोशी के पीछे नए नए स्वर उभरने लगे। दूर कहीं किसी पुराने इंजन की सीटी, बारिश के बाद गीली पटरियों पर हल्की सी हवा की सरसराहट, और सबसे ज्यादा साफ किसी लड़की की धीमी धीमी सिसकियां। दिल मरोड़ खा गया। पूजा? मैंने आंखें झटके से खोली। कमरे में कोई नहीं, सिर्फ वो और मैं। डरो मत, वो बोली। ये उसकी नहीं, उनकी आवाजें हैं जो किसी ना किसी रात यहां से गुजरे हैं और मुझसे सौदा करके गए हैं। क्या सबकी ख्वाहिशें पूरी हुई? उसने हल्की सांस भरी।
कुछ की हां, पर कोई भी फ्री में नहीं गया अमित। हर किसी ने कुछ ना कुछ छोड़ा है यहां। मैं क्या छोड़ूंगा? इस बार वो और करीब आई, इतनी कि उसके बाल मेरे गाल से हल्के हल्के छू रहे थे। तुम अपनी नींद छोड़ोगे, अपनी शांति, और धीरे धीरे खुद को भी। भाई, ये सुनकर होना तो ये चाहिए था कि मैं पीछे हट जाता, भागने की कोशिश करता, पर कसम से उसकी मौजूदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा था। जितना ज्यादा वो खतरे की बातें कर रही थी, उतना ज्यादा मेरे अंदर का कोई भाग उसी खतरे की तरफ दौड़ना चाह रहा था। जैसे बहुत ऊंचे पुल पर खड़े होकर नीचे देखते हो और एक सेकंड के लिए लगता है कूद जाऊं क्या। वो मेरे बहुत पास बैठ गई, इतनी पास कि हमारे घुटने छू रहे थे। हवा में उसकी खुशबू, हल्के हल्के गर्म सांस, उसकी आंखों की रोशनी, सब मिलकर एक अजीब सा हिप्नोटिक घेरा बना रहे थे। तुम्हें पता है, उसने मेरी उंगलियों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, यक्षिणी साधना करने वाले तांत्रिकों को एक बात हमेशा समझाई जाती है, आसक्त मत होना। पर तुम। मैंने बीच में ही हकलाते हुए कहा, मैं तांत्रिक नहीं हूं। वो हल्का सा हंसी, इसलिए तो तुम ज्यादा खतरे में हो। तुम्हारे पास ना मंत्र है, ना कवच, ना ज्ञान, सिर्फ जुनून और डर है। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मेरे मुंह से अचानक निकला, अगर मैं तुमसे ज्यादा चाहने लगूं तो? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, मुझे खुद ही समझ आया मैंने क्या बोल दिया। ये वही तीसरा रूल था जिसके बारे में उसने कहा था, मेरे आदी मत होना। मैंने तुरंत बात पलटने की कोशिश की, मेरा मतलब मैं बस डरा हुआ हूं, अकेला हूं इसलिए शायद। उसने एक उंगली मेरे होठों पर रख दी। उस स्पर्श में इतनी ताकत थी कि मेरी सारी सफाई अंदर ही घुट गई। तुमने, वो धीमे से बोली, पहला चिन्ह दे दिया है अमित। जो लोग भय और इच्छा के बीच संतुलन नहीं रख पाते, वो मेरे लिए सबसे आसान होते हैं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी। मैं रूल तोड़ना नहीं चाहता था। रूल, वो आंखें गहरी करके बोली, तोड़ने के लिए ही होते हैं। अब तुम्हारा सौदा और भी मजेदार हो गया है। उसने मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई, आंखों में आंखें डालकर कहा, अब जो रात शुरू होगी, उसके बाद तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि तुम मुझे चाहते हो या डरते हो, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इतने में मेरा फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। दिल हाथ में आ गया। अभी तो मैं यहां हूं, उधर क्या हो रहा होगा? मैंने फोन उठाया, स्क्रीन देखी, पापा की कॉल। हाथ कांपते हुए कॉल रिसीव की। हेलो पापा। उधर से उनकी आवाज आई, थोड़ी थकी, थोड़ी भारी, पर पूरी तरह टूटी नहीं। अमित, थोड़ी देर पहले डॉक्टर कह रहे थे कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। पूजा की सांसें थोड़ी स्टेबल हो रही हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच? पक्का? हाँ बेटा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल होने के बावजूद एक अजीब सा टर्न आया है, जैसे शरीर ने अचानक से लड़ना शुरू कर दिया हो। मैं वहीं तख्त पर बैठे बैठे सिसक पड़ा। पापा, मैं आ रहा हूं, बस रास्ते में हूं। आजा बेटा, पर जो भी हो, अब थोड़ी उम्मीद दिख रही है। कॉल कट हुआ। मैंने फोन हाथ में पकड़े पकड़े उसकी तरफ देखा। वो मुझे एक अजीब सी नजर से देख रही थी, जिसमें गर्व भी था, ममता जैसा कुछ भी, और एक खतरनाक तृप्ति भी। अब समझ आया, वो धीमे से बोली, ख्वाहिशें किसकी ताकत है? तुमने ये। उसने सिर हल्का तिरछा किया। मैंने समय की दिशा को बस थोड़ा सा धक्का दिया है। अभी तुमने सिर्फ पहला भाग दिया है, अपने आंसू, अपनी मन्नत, अपनी इच्छा। अब तुम्हें अपने आप का हिस्सा देना होगा। मतलब? उसने मेरी आंखों में बहुत गहराई से देखते हुए कहा, मतलब अमित, अब ये रात सिर्फ तुम्हारे डर की नहीं होगी, तुम्हारे जुनून की भी होगी। तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा, दिल से भी, शरीर से भी, नजर से भी। भाई सच्ची बात बोलूं, उस पल अगर पूजा की हालत खराब ना होती तो शायद मैं इससे भागने की सोचता, पर यह सुनकर कि उसकी सांसें स्टेबल हुई हैं, मेरे लिए वापसी का रास्ता खत्म हो चुका था। खड़े हो, उसने बहुत नर्म पर आदेश भरे लहजे में कहा। मैं जैसे किसी ट्रांस में उठ गया। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, इतनी पास कि अब हमारे बीच कोई फासला नहीं था, सिवाय सांसों के।
उसने अपने लंबे बालों को हल्का सा साइड किया। गर्दन पर एक चांदी सा बहुत पुराना लगता लॉकेट दिखा। उसने लॉकेट उठाया, मेरे हाथ में रखा। ये मेरा पहला बांध है। जिसके हाथ में ये जाता है वो मेरे लिए सिर्फ एक सौदा नहीं रहता, एक रिश्ता बन जाता है। मैंने लॉकेट को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियां उस धातु पर गईं, एक तेज छन सी आवाज कानों में गूंजी। किसी पुरानी ट्रेन की, किसी पुराने रोने की, किसी स्त्री की भारी सांसों की। मैंने घबराकर लॉकेट छोड़ा। वो हंस पड़ी। डरो मत, अब तुमने उसे छू लिया है, यानी अब तुम मेरे निशान में आ चुके हो। अगर मैं इसे ना रखूं तो तुम्हारी बहन की सांसें अभी जो रुकी हुई मौत से दूर जा रही हैं, वो वापस उसी की तरफ तेजी से मोड़ दी जाएंगी। ये सुनते ही मेरे हाथ अपने आप लॉकेट पकड़कर मुट्ठी में बंद हो गए। देखा, वो शांति से बोली, तुम खुद कितनी तेजी से मेरा चुनाव करते हो। मेरे पांव कांप रहे थे, पर अब मैं उसके इतने करीब था कि पीछे हटने की गुंजाइश सिर्फ मन में थी, जमीन पर नहीं। उसने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे। उसका स्पर्श इस बार पूरी तरह गर्म था, जैसे किसी ने अंदर कहीं धीमी आग जला दी हो। अब उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें अपने डर के साथ साथ अपनी इच्छा भी स्वीकार करनी होगी। जो लोग मुझे सिर्फ सौदे के लिए बुलाते हैं, मैं उनसे आगे इतना नहीं जाती, पर जो लोग खुद को भी दांव पर लगाते हैं, वो मेरे लिए खास होते हैं। खास मतलब अमित, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आवाज में हल्की सी मुस्कान के साथ। वो मेरे पसंदीदा आखिरी मुसाफिर बन जाते हैं। उस रात उसने मेरे साथ जो किया और जो मैंने अपने होश में रहकर उसे करने दिया। मैंने घबरा कर कहा, मैं वापस नहीं आना चाहता फिर यहां। उसने धीरे से मेरा चेहरा पकड़ा, आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम अभी ऐसा सोचते हो, पर यही तो मेरी शक्ति है। मैं लोगों को उनकी इच्छाओं का आदी बना देती हूं, ऐसे कि उन्हें लगे वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास लौट रहे हैं। कमरे के बाहर अब रोशनी थोड़ी और बढ़ गई थी। दूर कहीं किसी पक्षी की हल्की सी आवाज आई। चलो, वो बोली, अब तुम्हें वापस तुम्हारी ट्रेन तक छोड़ दो। तुम्हारा नॉर्मल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर याद रखना अमित, अब तुम सचमुच नॉर्मल नहीं रहे। वो मुझे लेकर फिर से उसी रास्ते प्लेटफॉर्म की तरफ लौटी। पुरानी वेटिंग रूम की इमारत, टूटी फूटी दीवारें, जंग लगा ताला, सब पीछे छूटता जा रहा था। पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अदृश्य डोर अभी भी मेरी पीठ से बंधी हो, जो हल्के हल्के मुझे पीछे की तरफ खींच रही हो। ट्रैक पार करते वक्त मैंने फिर से पटरी की ठंडक महसूस की, पर इस बार कुछ अलग था। पहले बस ठंडा बेसहारा स्टील लगा था, अब जैसे उस पर हल्की सी झंझनाहट उभर रही थी, जैसे किसी ने बहुत दूर कहीं इन पटरियों पर कोई मंत्र फुसफुसाया हो। डर रहे हो? उसने साइड से देखा। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं, बस अजीब लग रहा है, उसने मुस्कुराकर कहा। डर और अजीब का फर्क ही क्या है अमित? बस जिस चीज की आदत हो जाए वो कम डरावनी लगने लगती है। तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा आदत हो रही है। मेरे मन में हल्की सी शर्म और हल्का सा सुख दोनों उठा। ट्रेन वहीं खड़ी थी जैसे हमने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। बाकी डिब्बों में हल्की हलचल दिखने लगी थी, जैसे लोग अब फिर से जागने वाले हों या उनकी नींद खत्म हो रही हो। हमारे डिब्बे का दरवाजा अब भी खुला था। जाओ, उसने इशारा किया, अंदर चढ़ो। अब से तुम्हारा सफर फिर से इंसानी दुनिया की तरफ है। पर याद रखना, तुम्हारी रूह का एक हिस्सा यहीं मेरे पास रह गया है। मैंने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा। उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे कह रहा था मत जाओ, और कुछ और जो कह रहा था जाओ, ताकि तुम फिर लौट सको। मैंने सीढ़ी पकड़ी, डिब्बे में चढ़ गया। भीतर अब वही आम सी ट्रेन वाली आवाजें थीं। किसी बच्चे का रोना, किसी औरत की खांसी, किसी आदमी की खर्राटे भरी नींद, ऊपर लगे फैन की घुर-घुर, जैसे अभी अभी किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। मैंने झटके से मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, ट्रेन की लाइट के गोल दायरे में, सफेद सी साड़ी, लंबे बाल, वो हल्की सी मुस्कान।
उसने सिर्फ होठों की हरकत से बिना आवाज के कहा, फिर मिलेंगे आखिरी मुसाफिर। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने कुछ सेकंड तक उसे जाते देखा। दूर होती, छोटी होती, फिर पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गई। पर सच बोलूं, वो कहीं गायब नहीं हुई थी। वो सीधे मेरे अंदर जगह बना चुकी थी। काफी घंटे बाद ट्रेन ने लखनऊ स्टेशन पर एंट्री ली। भीड़, शोर, ऑटो वाले की आवाजें, चाय समोसे की खुशबू, स्टेशन की नॉर्मल अव्यवस्था, सब कुछ अचानक बहुत अजनबी लग रहा था, जैसे मैं किसी और दुनिया से यहां गिरा हूं। मैंने जल्दी जल्दी ऑटो पकड़ा, सीधे उस अस्पताल की तरफ जहां पापा ने बताया था पूजा एडमिट है। अस्पताल के बाहर की ट्यूब लाइटें, एम्बुलेंस की रेड ब्लू लाइट, रात की थकान से भरे अटेंडेंस, सब कुछ एक हल्के से नीले धुंध में दिख रहा था, जैसे मैं पूरी तरह होश में नहीं हूं। आईसीयू के बाहर पापा एक बेंच पर बैठे थे। मां का चेहरा सूज चुका था रो रो कर। कुछ रिश्तेदार इधर उधर फैले हुए। मुझे देखते ही मां रोती हुई चिपक गई। बेटा, देर हो गई पर देखो, अभी सांस चल रही है उसकी। मैंने कांच के पार देखा। पूजा हॉस्पिटल बेड पर थी। ऑक्सीजन मास्क, कुछ वायरें, मॉनिटर पर धीमी धीमी लाइनें ऊपर नीचे जा रही थी। डॉक्टर अंदर से निकले। आप उसके भाई, मैंने थक चुकी आवाज में कहा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था, केस बहुत क्रिटिकल है। कल रात तक तो हम ही उम्मीद छोड़ बैठे थे, पर अचानक कुछ घंटों पहले उसके वाइटल साइंस में इंप्रूवमेंट दिखा। ये मेडिकली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर हम इसे बॉडी की फाइटिंग स्पिरिट बोल सकते हैं। मेरी रीढ़ में हल्का सा कंपकपी दौड़ गई। कुछ घंटों पहले, यानी लगभग वही समय जब मैं उस भूतिया स्टेशन के पुराने कमरे में उस यक्षिणी के साथ था, मैंने अनजाने में अपनी मुट्ठी दबाई। वही मुट्ठी जिसमें कल रात उसका लॉकेट था। मैंने धीरे से देखा। मेरी हथेली के बीच अभी भी वो ठंडी धातु का टुकड़ा दबा था। मैंने जेब में चुपके से रख लिया। डॉक्टर आगे बोले, अभी भी खतरा टला नहीं है, पर अगर अगले 2-3 दिन ये क्रम रहा तो हम कह पाएंगे कि ये बच्ची वापस आ रही है। मां रो पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पापा की आंखें भर आईं। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। सब लोग भगवान भगवान बोल रहे थे, और मैं भीड़ के बीच एक कोने में खड़ा बस यही सोच रहा था कि सच में ये सिर्फ भगवान का काम था, या वो मीठी नशीली खुशबू हल्का सा मेरी नाक तक आई। हालांकि अस्पताल में मेडिसिन और फिनाइल की स्मेल थी। मेरे कान में बहुत हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हारी मन्नत सुन ली गई है अमित, पर याद रखना, मूल्य अभी पूरा नहीं दिया तुमने। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, कोई नहीं, पर मुझे मालूम था वो मेरे साथ साथ यहां तक भी आ गई है। अगले 24 घंटे पूरी तरह अस्पताल घर अस्पताल के चक्कर में निकल गए। ऊपर नीचे दौड़ रहे थे। दवाई, रिपोर्ट, डॉक्टर की बात, रिश्तेदारों के सवाल, सब चल रहा था। लेकिन इन सब शोर के बीच मेरे अंदर एक अलग ही चुप्पी थी, जैसे मेरे भीतर 2 परतें बन चुकी हों। ऊपर वाली परत जो सबको दिख रही थी, चिंतित भाई, थका हुआ बेटा, और नीचे वाली जो किसी को नहीं दिख रही थी, वो कमरा, वो तख्त, वो स्पर्श, वो आवाज। रात को जब मैं आखिर घर लौटा तो शरीर पूरा टूट चुका था। मां ने कहा, तू थोड़ा सो जा, सुबह फिर देखेंगे। मैंने हां में सिर हिलाया। अपने पुराने कमरे में गया। कमरा वैसा ही था जैसा सालों पहले छोड़कर गया था। दीवार पर पुरानी क्रिकेटर की फोटो, मेरी कॉलेज वाली पुरानी किताबें, खिड़की के पास वो स्टूल जहां बैठकर मैं रात को पढ़ाई करता था। मैं पलंग पर लेट गया। सीलिंग फैन घूम रहा था। आंखें बंद की तो सबसे पहले पूजा का चेहरा आया। आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क के पीछे हल्की सी फड़फड़ाहट। फिर अचानक ये इमेज धीरे धीरे बदलने लगी। आईसीयू की ट्यूबलाइट की जगह उस पुराने कमरे की पीली रोशनी, पूजा की जगह सफेद साड़ी, लंबे बाल, और मशीनी बीप की जगह उसकी हल्की हल्की सांसें। मैंने आंखें खोल दी। दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में हल्की हवा चल रही थी।
खिड़की के पास पेड़ की शाखा हिल रही थी। ये सब बस थकान है, मैंने खुद से कहा। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ हुआ, दिमाग गड़बड़ा रहा है। मैंने मोबाइल निकाला, टाइम देखा, रात के करीब 2:30। उसी टाइम मुझे एक हल्की सी मीठी खुशबू आई। भाई कसम से ये वही थी। ये किसी परफ्यूम की नहीं, किसी अगरबत्ती की नहीं, किसी इंसानी चीज की नहीं थी। ये वही नशा सी चढ़ाने वाली यक्षिणी की खुशबू थी। दिल की धड़कन फिर से दौड़ने लगी। मैंने बिस्तर पर बैठकर कमरे में इधर उधर देखा, कोई नहीं, लेकिन खुशबू ज्यों की त्यों। तुम आ गई हो, मेरे मुंह से अपने आप निकला। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर सीलिंग फैन की आवाज जैसे थोड़ा धीमी हो गई। कमरे में तापमान हल्का सा गिर गया और मेरे कान में बहुत पास से एक फुसफुसाहट आई। कहा था ना, हमारा सफर एक रात में नहीं खत्म होगा अमित। मेरे पूरे बदन में झटके से रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबरा कर पूछा, तुम यहां क्यों? मैंने तो सौदा वहां किया था। सौदे जगह से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं, उसकी आवाज गूंजी। अब मैं तुम्हारे हिस्से में हूं और तुम मेरे हिस्से में। मैंने पसीने से भीगे हाथों से अपनी जेब टटोली।